ठीक है। तो डोपिंग टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले डोपिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्या होती है। डोपिंग मतलब आप कोई भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक तो होता है नेचुरल हार्मोन जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, और सिंथेटिक हार्मोन मीन्स जो लेबोरेटरी में दो एडमिट हो रहे हैं, रोटी हो रही है। ठीक है। और जो होता है सिंथेटिक हार्मोन वो लेबोरेटरी में बनता है। तो डोपिंग की डेफिनेशन क्या होती है वाडा के अकॉर्डिंग। जो अगर वाडा के कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सेक्शन 2 है उसके अंदर वाडा ने इसके बारे में बात की है। डोपिंग के बारे में इसके अंदर 11 आर्टिकल्स होते हैं। अगर इनमें से एक भी आर्टिकल में आप दोषी पाए जाते हो तो आप डोप पॉजिटिव की कैटेगरी में आ जाओगे, मतलब आप डोप पॉजिटिव हो। ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, सभी को एक बार एडमिट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हो गए सभी एडमिट। हाँ। तो क्या क्या वो रूल्स होते हैं। ये पहला, प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इन एन एथलीट सैंपल। मतलब कोई एथलीट का अगर हमने सैंपल लिया है, ठीक है, ब्लड का या फिर यूरिन का, हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से लेते हैं। तो उसमें अगर कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस पाया जाता है तो वो डोप पॉजिटिव होगा। पहला हो गया। यूज और अटेम्प्ट यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड। अगर आपने कोई मेथड का अटेम्प्ट भी किया है, ठीक है, आपने डोप मेडिसिन ली सर नहीं, कितनी देर पहले चालू हुई है ये? मैम ये जस्ट अभी स्टार्ट हुई है क्लास। मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपने दूसरी लिंक भेजी थी सर, मैं उसमें बैठी थी। ठीक है सॉरी ठीक सॉरी। है। हाँ। तो हम डोपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। डोपिंग की डेफिनेशन होती है कोई भी सिंथेटिक हार्मोन अगर आप बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो होता है डोपिंग। अब जो वाडा ने डेफिनेशन दी है वो हमें पढ़ना है। वाडा ने जो आर्टिकल 2 है उसका, जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पीडीएफ मिलेगी, वहां से डेटा लिया है मैंने, ठीक है। तो उसमें कुछ 11 आर्टिकल्स दिए हैं, ठीक है। तो उसमें उसका अगर आप उल्लंघन करते हो तो आप डोप पॉजिटिव हो। पहला है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इन एन एथलीट सैंपल। जो एथलीट का हमने सैंपल लिया है उसके अंदर कोई प्रतिबंधित दवाई मिलती है, ठीक है, जो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा रही है, एथलेटिक परफॉर्मेंस, तो वो डोप पॉजिटिव हो जाओगे आप। सेकेंड है अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप डोप लेने के लिए कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस पाया गया, या फिर आप कोई मेडिसिन ओरली ले रहे हो और ऐसा करते हुए किसी ने अगर आपको देख भी लिया है तो भी आप डोप पॉजिटिव हो। रिफ्यूजिंग और फेल टू सबमिट सैंपल कलेक्शन। अगर जो ऑफिसर है, डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर आगे हम पढ़ेंगे, और या फिर गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेजा है कि आप एक एथलीट हो और आपको सैंपल भेजा है और आप सैंपल देने से मना कर देते हो, तो भी आप डोप पॉजिटिव कहलाओगे। ठीक है, तीसरा रूल ये हो गया। टेम्परिंग विद एनी पार्ट ऑफ डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस। मगर आप टेम्परिंग कर रहे हो, ठीक है, टेम्परिंग करना मतलब जो प्रक्रिया होती है, एक डोपिंग की प्रोसेस होती है, हम अभी पढ़ेंगे, उस प्रक्रिया के साथ आप छेड़खानी करते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपसे सैंपल ले रहे हैं और उस सैंपल के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे हो तो भी आप उसमें आ जाओगे, ठीक है, डो पॉजिटिव हो जाओगे। थर्ड, पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड। अगर आपके पास कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेस्टास्ट्रॉन, इंजेक्टेबल फॉर्म में मेडिसिन है और वो आपके पॉकेट में रखी हुई है, या फिर आपके स्पोर्ट्स के जो किट है, आपका बैग है, उसके अंदर अगर आपके पास रखी है, मतलब आपके पास प्रतिबंधित दवा का पोजीशन है, तो भी आप डोप पॉजिटिव कहलाओगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट ये हो गया, ट्रैफिकिंग और अटेट ऑफ ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। मतलब आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो, आप प्रतिबंधित दवाई खिलाड़ियों को दे रहे हो। ठीक है, मान लो आपका कोई सप्लीमेंट की शॉप है या फिर आप कोई अच्छे खिलाड़ी हो और आपने डोप लिया नहीं है, बाकी आप डोपिंग के सब्सटेंस मेडिसिन, ठीक है, वो एथलीट्स को दे रहे हो, और ये करते हुए आप और आपको किसी ने देखा है तो भी आप डोप पॉजिटिव कहलाओगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस ऑफ मेथड, ये भी वही है। अगर आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो किसी भी तरीके से, XYZ, किसी भी तरीके से अगर आप डोपिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो तो आप डोप पॉजिटिव होगे। कंप्लिसिटी इन डोपिंग प्रैक्टिसेस, मतलब आप जो डोपिंग की प्रैक्टिसेस है उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो। ठीक है। मान लो आप इंजेक्ट कर रहे हो एक प्रतिबंधित दवाई है, टेस्टास्ट्रोन एनेंथेट मान लो कुछ है, एक मेडिसिन है, उसको आप इंजेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। मान लो आप दो रेसलर्स हो और एक रेसलर दूसरे रेसलर को मेडिसिन इंजेक्ट कर रहा है, और ऐसा करते हुए अगर वो पाया जाता है तो जो मेडिसिन इंजेक्ट कर रहा है भले ही उसने मेडिसिन नहीं ली है तो वो भी डोप पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है। नाइन्थ रूल है इसका, प्रोहिबिटेड एसोसिएशन में सपोर्ट पर्सन इन्वॉल्व इन डोपिंग। हाँ, अब जितने भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है
वो सभी डोप पॉजिटिव माने जाएंगे। मान लो कोई कोच है, उसने सजेस्ट किया अपने खिलाड़ी को प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का मतलब लेने का, कि इससे आप आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, तो जो वो कोच है उसके ऊपर भी जो लीगल इन्वेस्टिगेशन होती है वो होगी। और अगर वो कोई खिलाड़ी है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, तो वो भी डोप पॉजिटिव माना जाएगा। एक्ट टू डिस्करेज रिपोर्टिंग ऑफ डोपिंग वायलेशन। हाँ, मान लो आप कोई किसी भी तरीके से किसी को डिस्करेज कर रहे हो, किसी को आपने मेडिसिन प्रतिबंधित दवाई लेते हुए देख लिया है और आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आप डोप पॉजिटिव पाए जाओगे। मिस यूज ऑफ जीन डोपिंग टेक्निक्स। अब जीन डोपिंग सबसे एडवांस लेवल की डोपिंग होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर ये भी आप करते हुए पाए जाते हो, कोई अच्छा एथलीट है, उसके जीन्स को अपनी बॉडी में मेडिकल कोई भी मेडिकल जो वे होता है उससे अपनी बॉडी में उसकी स्टीम सेल को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना, ये होता है जीन डोपिंग। अच्छे खिलाड़ी के जीन्स अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के उद्देश्य से, तो वो भी क्या होगा, डोपिंग के अंदर आएगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे जो बजरंग पुनिया है, अभी हमारे एथलीट है, उनके घर पर नाडा की एक नाडा ने से नोटिस भेजा था कि आपको अपना सैंपल देना है डोपिंग टेस्ट के लिए। और बजरंग पुनिया है उसने रिफ्यूज कर दिया सैंपल देने से। ठीक है। तो क्या हुआ, वो भी डोप पॉजिटिव पाया गया। एक बच्चा और लिंक मांग रहा है आदि, जस्ट वेट अ मिनट। और एक बात और, ये जो 11 AD आरवी है, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। जो भी प्रेजेंस, यूज, रिफ्यूजिंग, पोजेशन, ट्रैफिकिंग, अगर कहीं भी डाउट हो तो क्लियरली पूछ लेना। ये 11 पॉइंट सभी के क्लियर होने चाहिए हाँ, एडीआरवी के, ठीक है, एंटी डोपिंग रूल वाइलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में इसमें हेलो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जी बोलिए। सर। नाइन्थ ए अपना सर, एक बार नीचे करिएगा स्लाइड। हाँ, ये कर लीजिए। हाँ सर, एक्ट ऑफ डिस्करेजिंग रिपोर्टिंग, ये 10th पॉइंट है जो सर, इसका मीनिंग तो ये होगा ना कि सर किसी ने मतलब डिस्करेज, मतलब इसके अंदर करेज नहीं हुई किसी का रिपोर्ट करते हुए, कि कोई डोपिंग ले रहा है और वो डर के मारे उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो भी डोपिंग वायलेशंस में आ जाएगा। हाँ हाँ, मान लो कोई डिस्करेज। हाँ, एक टू डिस्करेज हाँ रिपोर्टिंग, मतलब कोई रिपोर्ट करना चाहता हो तो आपने बोल दिया नहीं नहीं मत कर रिपोर्टिंग, तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मान लो आप ही का कोई फ्रेंड है, हाँ वो हाँ हाँ डोपिंग करता है, और हाँ आपने हाँ उसको हाँ डिस्करेज करा कि नहीं हाँ नहीं सर। तेरा तो करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा करते हुए आपको किसी ने हाँ देख हाँ लिया, या फिर आप किसी भी तरीके से उसमें हाँ इन्वॉल्व हो, तो आप भी डोप पॉजिटिव हो। भले ही हाँ आपके हाँ फ्रेंड ने डोप लिया और आपने नहीं लिया है, बाकी आप उसको हाँ। डिस्करेज कर रहे हो, सच बताने से छुपा रहे हो उसको, तो आप यस। भी क्या कहलाओगे, डोप ओके। पॉजिटिव कहलाओगे। इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैंने क्या दिया है, ओके बजरंग सर। पुनिया के घर पर टीम गई थी वाडा की। ठीक है। और उन्होंने उनको सैंपल देने के लिए बोला, और बाकी उन्होंने सैंपल नहीं दिया, उन्होंने बोला कि जो आप किट लाए हो वो एक्सपायर्ड किट है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो क्या करा, बजरंग पुनिया के ऊपर भी उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि उसने क्या करा था, वो क्या कहलाएगा कि वाडा के डोपिंग के आर्टिकल 2.3 के अंदर बजरंग पुनिया दोषी पाए गए और उनको डोप पॉजिटिव बताया गया, ये लिखा थर्ड रहेगा पूरा। आर्टिकल, हाँ सर। ठीक है। हाँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ ओके सकता सर, है, आपको थैंक यू। चार चीज दे दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पॉइंट दे दिया आपको, और एक पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है। और एग्जामिनर बोल देगा इसमें से कौन सा वाडा का डोप एंटी डोपिंग रूल वायोलेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो आपको इसका एक्सपोजर होना चाहिए, ये सब पॉइंट्स की जानकारी होना चाहिए, तो आप इजीली वो जो पॉइंट है उसको एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा है हमारा लोगो में से, जैसे एक लोगो ये होता है, इसका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का एग्जाम में आया हुआ है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का लोगो कैसा होता है। सागर, हाँ, एक बार ये 11 एक बार फिर रिवाइज करा देना, शुरू 11th से ना, पॉइंट। फटाफट स्पीड में। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, मिस यूज ऑफ, 11, पूरे 11 शुरू से एक एक बार एग्जाम्पल से फटाफट। अच्छा ये 11 पॉइंट्स फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए, मतलब जो एक बता देना पॉइंट, जैसे रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग का मतलब क्या हो गया, टेम्परिंग हाँ का हाँ मतलब हाँ, क्या हो देखो गया, आपको एक बार कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना है। प्रेजेंस एक कीवर्ड्स आपको ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। प्रेजेंस मतलब आपके सैंपल के अंदर कोई प्रतिबंधित पदार्थ है, आप डोप पॉजिटिव हो। यूज और अटेम्प्ट, भले ही आपने मेडिसिन नहीं ली है, बाकी आप उसको लेने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आप डोप पॉजिटिव हो। तीसरा कीवर्ड है रिफ्यूजिंग, मतलब मना कर देना, आप मना कर रहे हो सैंपल देने से, तो भी आप ब्लड ब्लड पॉजिटिव मतलब डोप पॉजिटिव हो। फोर्थ है टेम्परिंग, मतलब छेड़खानी करना, जो भी जो प्रोसेस रहती है पूरी प्रोसेस। ठीक है। मान लो अपनी क्लास चल रही है, इस क्लास को कोई डिस्टर्ब करने के लिए किस तरीके से कुछ कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई स्क्रीन पे कुछ चला रहा है पेन, तो वो प्रोसेस के अंदर क्या कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। ऐसे जो डोप कंट्रोल की प्रोसेस होती है उसमें किसी भी तरीके से आप टेम्परिंग करने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है, तो भी आप डो पॉजिटिव कहलाओगे। पजेशन, फिफ्थ पॉइंट है पजेशन। जैसे अगर आपके पॉकेट में अगर मेडिसिन है तो भी आप डो पॉजिटिव हो, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो आपको, ठीक है। तो आपके पास ये नहीं होना चाहिए, आपको खिलाड़ियों को एजुकेट करना है। जैसे आप आगे टीचर बनोगे तो आपको एजुकेट करना है, अगर कोई ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे आप अच्छे खिलाड़ी को, या फिर आगे कोई खिलाड़ी बढ़ता है उसको, ये सब एजुकेशन कोच को देने की जिम्मेदारी होती है। ट्रैफिकिंग मतलब किसी भी तरीके से आपको, जो ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग मतलब किसी चीज़ का आदान प्रदान करना, सेल करना, सप्लीमेंट, जो बैंड सप्लीमेंट है उनको सेल करना, उसके प्रक्रिया के अंदर अगर आप पाए जाते हो, मान लो कोई एथलीट है वो डोप प्रोसेस में पकड़ा गया और उसने बोल दिया कि मुझे ये XYZ पर्सन ने दिया है सब्सटेंस, तो वो भी डोप पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। वो कोई खिलाड़ी हो गया, मान लो कोई नया प्लेयर है क्रिकेट में आया है, उसने बोल दिया कि एक बड़े प्लेयर का नाम ले दिया कि इसने मुझे ये सब्सटेंस दिया था, तो वो भी क्या कहलाएगा, डोप पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। सेवंथ है एडमिनिस्ट्रेशन, ये कीवर्ड ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसेस होती है, मेथड होती है डोप लेने की, उसमें जितने भी व्यक्ति इन्वॉल्व रहेंगे वो सभी पॉजिटिव कहलाएंगे। कॉम्प्लिसिटी इन डोपिंग प्रैक्टिसेस मतलब किसी भी तरीके से आप डोपिंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो, जैसे मान लो कुछ क्राइम होता है, उस क्राइम में जितने भी व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं उन सभी के ऊपर केस होता है। ऐसे ही इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर जो भी इन्वॉल्व रहेगा, सभी के सभी क्या कहलाएंगे, डोप पॉजिटिव कहलाएंगे। प्रोहिबिटेड एसोसिएशन विद सपोर्ट पर्सन इन्वॉल्व इन डोपिंग, एसोसिएशन विथ, हाँ, किसी भी तरीके से आपका संबंध है उस व्यक्ति के साथ जो डोपिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो वो, तो भी आप डो पॉजिटिव कहलाओगे, ठीक है। हाईलाइट कर रखे मैंने। एक्ट टू डिस्करेज रिपोर्टिंग, ये भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। मतलब किसी को डिस्करेज करना, किसी ने लिया है सब्सटेंस, आपने बोला नहीं 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 बताना किसी को, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, और उसको हमने डरा दिया या फिर डिस्करेज करा ताकि वो सच्चाई ना बताए, तो भी आप डो पॉजिटिव हो। और मिसयूज ऑफ जीन डोपिंग टेक्निक्स, जो जीन डोपिंग की टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल करना, ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ। जो एडवांस टेक्निक होती है, किसी एडवांस एथलीट के जीन्स अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना, ठीक है, ये सबसे एडवांस लेवल की टेक्निक होती है। तो ये भी क्या है, डोपिंग के अंदर आएगा। अब एक क्वेश्चन बन जाता है साइंस से। पिछले एग्जाम में एक PYQ देखा था मैंने कि इनने नाडा का पूछ लिया था कि नाडा का साइन क्या होता है, तो इसमें इस तरीके से दो पत्तियां बनी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही वाडा में इज इक्वल टू का साइन बना है और ये ग्रीन कलर का बॉक्स बना है, तो इज इक्वल टू का साइन इक्वेलिटी करता है, इक्वेलिटी को प्रोड्यूस करता है। इसका स्लोगन में ध्यान रखना, प्ले ट्रू। वाडा का है प्ले ट्रू और नाडा का है प्ले फेयर, ये ध्यान रखना, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस ये फेयर और ट्रू में ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका है प्ले ट्रू, इसका है प्ले फेयर। और साइन ध्यान रखना, इसमें जो इसमें इज इक्वल टू का साइन है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, इक्वेलिटी का और फेयरनेस का, कि इस स्पोर्ट्स में इक्वेलिटी है मतलब समानता है, और फेयरनेस है, सभी फेयर तरीके से कॉम्पीट कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं है, ठीक है। और जैसे बाडा समय समय पर जांच करता रहता है। और जो ग्रीन कलर है वो प्ले फील्ड को, जो अलग अलग प्ले फील्ड्स होती है उसको ग्रीन कलर डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 10 नवंबर 1999 को। और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल क्यूबिक कनाडा। अब देखो ऐसे ध्यान रख सकते हो, डब्ल्यू कैसा है, ऐसा है, डब्ल्यू को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एम, ठीक है, और फिर ओ, MO, और ये भी क्या है, MO। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यू को उल्टा कर दोगे तो मॉन्ट्रियल क्यूबिक कनाडा। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर का होता है स्विट्जरलैंड और इसका क्या है, मॉन्ट्रियल। और इसका क्या है, न्यू दिल्ली का जो JN जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, ठीक है। और इसका है, डब्ल्यू को उल्टा कर दोगे तो M, मॉन्ट्रियल क्यूबिक कनाडा, ठीक है। और विटोल्ड बांका इसके प्रेसिडेंट हैं, जो कि पोलैंड से हैं, ये भी एथलीट हैं। उसके बाद PYQ, हाँ, लोगो से PYQ बना हुआ है, तो जिसके लोगो का खास खास ध्यान रखना, इसके बारे में तुमको मैं बता चुका हूँ। अब इसमें कुछ सब्सटेंस आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ सब्सटेंस रहते हैं वो ऑल टाइम बेन रहते हैं, ठीक है, मतलब आप उसे कभी भी नहीं ले सकते हो। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप कभी भी, आपको नहीं लेना है, ठीक है, वाडा के अकॉर्डिंग। पेप्टाइड हार्मोन्स आप कभी भी नहीं ले सकते, बीटा 2 एगोनिस्ट कभी नहीं ले सकते। हार्मोन्स मेटाबॉलिक मेडुलेटर्स आप कभी भी नहीं ले सकते हो। डायरेटिक मास्किंग एजेंट आप कभी भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। और कुछ कुछ स्टिमुलेंट्स रहते हैं जैसे कोकीन, और हाँ, कोकेन हो गया, ये सब इसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स में अलाउड रहता है, ठीक है। जैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स में मतलब आप कंपटीशन के समय मत लो, बाकी जब आप ऑफ सीजन हो तो इन चीज़ों को कंज्यूम आप कर सकते हो। जैसे नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स भी सिर्फ कंपटीशन में अलाउड नहीं रहते हैं। बाकी अगर कोई खिलाड़ी ऑफ सीजन है तो वो कंज्यूम करेगा तो डोप पॉजिटिव नहीं कहलाएगा। ग्लूकोकोर्टिसाइड्स, ये भी सिर्फ कंपटीशन में रहता है। बीटा ब्लॉकर्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, सिंपली हमारी हार्ट बीट को कम कर देते हैं। अगर आप किसी चीज़ पर निशाना लगा रहे हो और अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट है तो आपके हाथ शिविर करेंगे, कांपेंगे, और आप सही से निशाना नहीं लगा पाओगे। तो
इसलिए क्या होता है, जो बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं ये डिप्रेशन का काम करते हैं, और ये आर्चरी और शूटिंग स्पोर्ट्स में बेंड हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन इन ब्लड, अब ब्लड में भी मैनिपुलेशन होता है, जैसे ब्लड डोपिंग होती है दो प्रकार की, हेट्रोजीनस, होमोजीनस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। होमोजीनस मतलब आप किसी दूसरे का ब्लड अपने ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हो, अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो। और हेट्रोजेनस मतलब आपने अपनी बॉडी का ब्लड निकाला, उसको कुछ समय के लिए लेबोरेटरी में या फिर जो भी उसकी सही जगह रहती है वहां पर स्टोर करा, फिर कंपटीशन के जस्ट पहले उसको आपने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। इससे क्या होगा, आपकी ब्लड बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी। ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स रहेगी तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करेगी और ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगी। और जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगी तो आपकी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और आपकी मसल्स ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा अपने अपोनेंट के ऊपर। तो इस तरीके से ये भी डोपिंग में आएगा। उसके बाद टेम्परिंग करना, इन्फ्यूजिंग करना, जीन डोपिंग, ये बता चुका हूँ। अब थेरापेटिक एग्जम्पशंस, हाँ इसमें कुछ एग्जम्पशंस रहते हैं। मान लो किसी एथलीट को कोई बीमारी है, सही में किसी एथलीट को अस्थमा है, तो वो अस्थमा की मेडिसिन तो वो एथलीट लेगा। बाकी उसको मेडिसिन लेने के पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर जो भी फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन है, ओलंपिक कमेटी है, उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में उसको एग्जम्पशन मिल सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम, थेरापेटिक यूज एग्जम्पशन, ठीक है। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पर, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अब ये मैंने एक टेबल बना रखी है, इस टेबल में कैसे क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, आपको स्टेरॉइड की कैटेगरी दे देंगे, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, और इसको शफल कर देंगे ऊपर नीचे स्टेरॉइड्स के नाम को, और आपको मैच द कॉलम में इसको मैच करना पड़ेगा। जैसे टेस्टास्टेरोन को यहाँ पर लिख दिया, तो आपको टेस्टास्टेरोन को किसके साथ मैच करना है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साथ, इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ मैच करना है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली कैटेगरी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस आते हैं, बाकी जो मेन एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वो आपको मेन कुछ ध्यान रखना है। टेस्टास्ट्रॉन, नेंड्रोडलोन, स्टेनोजोलॉल, ऑक्सेंड्रोलॉन, ठीक है, मेथानड्रोस्टेस्टोलॉन, इसमें ध्यान रखना। जैसे आप कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखते हो, इसमें ऑन ऑन आ रहा है, ठीक है, इससे कुछ आप कीवर्ड्स ध्यान रख के इसको रिमेंबर कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आए तो आप टिक कर दो। इसका फंक्शन क्या होता है, आपकी मसल ग्रेथ, हाँ, जैसे फंक्शन क्या है इसका, मसल ग्रोथ, आपकी मसल का मास बढ़ जाएगा। जैसे आप टेस्टोस्टेरोन बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी, ठीक है, आपका मसल ग्रोथ की प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, आपके लीवर के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा और लीवर को ये डैमेज करता है, लीवर के लिए हार्मफुल है। आपका मसल मास बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपका एग्रेशन बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा गुस्सा करने लगोगे, ठीक है। कोई कोई एथलीट्स रहते हैं वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो हो सकता है मे बी वो इसी तरीके का सप्लीमेंट या फिर बेंड सब्सटेंस ले रहे हो। डायरेटिक्स, अब डायरेटिक्स क्या होता है, ज़्यादातर जो वेट लॉस वाले स्पोर्ट्स रहते हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, उसमें यूज होता है। और मास्किंग एजेंट्स मतलब अगर आपने कोई दूसरा ड्रग्स लिया है और आप डायरेटिक्स लोगे तो आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करोगे, ठीक है, वाटर आउटपुट आपकी बॉडी बॉडी का बढ़ जाएगा और यूरिन के थ्रू जो सब्सटेंस है वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो एज अ मास्किंग एजेंट यूज होता है, एग्जाम में आ सकता है मास्किंग एजेंट ड्रग्स कौन कौन सा है, और एग्जांपल में दे दिया आपको सप्ताह को किस पर टिक करना है, डायरेटिक्स पर, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको नोट डाउन करना है, फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरो थियाजाइड, अमीनो अमाइलोराइड, ठीक है, बुनेटानाइड, इस तरह के आपको कुछ एग्जांपल्स इसके याद रखना है, एग्जाम में आए तो मेज द कॉलम में आप टिक कर सकते हो, क्योंकि मेज द कॉलम में पूछे गए नेट में। उसके बाद इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होंगे, थर्ड कॉलम में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी निकलेगा तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, नेचुरल बात है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि मैक्रो मिनरल्स क्या होती है, माइक्रो मिनरल्स क्या होती है, ये भी हम न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका इम्बेलेंस हो जाता है, ठीक है। डेजीनेस मतलब चक्कर आना। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स, इसमें कन्फ्यूजन होता है तो इसका मैंने अलग से टेबल बनाया है, बीटा ब्लॉकर्स और बीटा टू एगोनिस्ट। इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये नाम सेम है। जहाँ पर नाम सेम रहता है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है कि जहाँ पर नाम सेम हो रहे हैं और बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, वहां से वो क्वेश्चन बना देता है। तो बीटा टू एगोनिस्ट क्या होता है, ये ब्रोंको डायलेशन करता है और ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। कंस्ट्रिक्ट करना मतलब रोकना, ठीक है, सिकुड़ जाती है हमारी जो ब्रोंकोल्स रहती है, और इसमें डायलेशन मतलब उसका एरिया बढ़ जाता है। अब जो हमारी ब्रोंक्यूल्स रहती है उसका एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम ज़्यादा एयर ले पाएंगे। ज़्यादा एयर ले पाएंगे तो हमारी एंडोरेंस बढ़ेगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपांडिंग एयरवेज इम्प्रूव्स ब्रीदिंग बाय एयरवेज, आप ज़्यादा अच्छे से सांस ले पाओगे। अभी किसके लिए, अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, और इसका ये अपोजिट हो जाएगा, इसमें हार्ट रेट आपका कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया है, कंस्ट्रिक्ट हो गई है।
ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और एंजाइटी मतलब एक तरीके से ये रिलैक्सेंट का काम करेगा, ये स्टिमुलेंट है और ये रिलैक्सेंट है, आपको रिलैक्सेशन वाली फील देगा। इसके कुछ एग्जांपल्स एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे ये कुछ आए हुए एग्जाम में, एंटिनोलोल, ठीक है, प्रोपेनोलॉल, इसमें लॉल लॉल सफिक्स आ रहा है, ठीक है। ये सफिक्स होता है, जो पीछे जुड़ता है सुफिक्स सफिक्स रहता है उपसर्ग, और जो आगे रहता है वो प्रत्यय रहता है। तो इसमें लोल लोल सफिक्स जुड़ रहा है, तो ये आप कीवर्ड्स ध्यान रख सकते हो। उसके बाद सेल ब्यूटानॉल, ये भी एग्जाम में शायद आया हुआ है। क्लेन ब्यूटरॉल, ट्रेन ब्यूटालाइन, ठीक है। ये है कुछ एग्जाम्पल से आपको ध्यान रखना है। अब इसका क्या हो सकता है, मेन कीवर्ड है इसका ध्यान रखना है, इसमें डायलेशन हो जाता है और इसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, की पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स में क्या यूज होता है, जैसा मैंने बताया, आप ज़्यादा एयर ले पाओगे, ज़्यादा एयर ले पाओगे तो जो एरोबिक स्पोर्ट्स है, जिसमें एरोबिक एनर्जी सिस्टम हमारा ज़्यादा यूज होता है, तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैराथन हो गई, 5 मीटर 10, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो रेस होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, उसमें हेल्पफुल रहेगा। साइकिलिंग के जो इवेंट्स हो गए बड़े, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना रहता है, स्विमिंग के जो लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट हो गए, ठीक है, उन सब में ये हेल्पफुल रहेगा। यूज टू रिड्यूस ट्रिमर्स एंड एंजाइटी इन पिछले स्पोर्ट्स। हाँ, अब मैंने क्या बोला, ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये कामिंग इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, किसी स्पोर्ट्स में यूज होंगे, शूटिंग और आर्चरी। इसमें आप जितना आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपकी हार्ट बीट जितनी स्लो रहेगी, उतना सटीक निशाना आप लगा पाओगे, ठीक है। साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं, ट्यूमर्स हो जाना, हेडेक हो जाना, ठीक है, मसल्स में क्रैम्प आना, इसमें फटीग थकान फील होना, डेजीनेस, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ठंड लगना, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हमारी अब ब्लड प्रेशर कम है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की हो जाएगी, अस्थमेटिक कंडीशन हो पाएगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। ये अस्थमा का इलाज कर रहा है और ये अस्थमेटिक वाले कॉजेज डेवलप कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वाडा स्टेटस विद डोसेज लिमिट्स एंड अदर बैंड रूल्स। इसमें कुछ लिमिट्स दे रखी है और थेरेपेटिक यूज एग्जाम्पशन दे रखे हैं, TUE, जो हमने ऊपर पढ़ा था। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इसको प्रिस्क्रिप्शन के साथ डॉक्टर के ले सकते हो, ठीक है। बैंड इन रनिंग स्टेडी हैंड्स। हाँ, अब ये क्या है, कुछ कुछ हैंड्स में इसमें आपके अगर हाथ कांपेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस, जैसे आपका कुछ हार्ट शिविर कर रहा है, या फिर ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें अगर आपकी हार्ट बीट कम है, तो आपको टेक्निकल एडवांटेज मिलेगा अपने अपोनेंट के ऊपर। तो ऐसे स्पोर्ट्स में ये बैंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग, हाँ ये पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 6 पे। हाँ, इसके बारे में भी क्या ध्यान रखना है, प्ले फेयर इसका मोटो होता है, इसका साइन ध्यान रखना है हमको, इसकी इमेज माइंड में बना लेनी है, किस तरीके से साइन होता है इसका इसका। और प्ले फेयर और प्ले ट्रू, इसका मोटो ध्यान रखना है, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी, इसका भी ध्यान रखना है। फॉर्मेशन कब हुआ इसका, 24 नवंबर 2005 को हुआ है, ये ध्यान रखना है। 2005 तो सभी को ध्यान रहेगा, इसमें भी 1999 ध्यान रहेगा, बाकी हमें क्या ध्यान रखना है, 10 नवंबर। एग्जामिनर क्या करेगा, तीनों ऑप्शन दे देगा 99, और डेट चेंज कर देगा, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेगा। तो आपको डेट ध्यान रखना है, क्योंकि रोड लर्निंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें। हेड क्वार्टर्स का है इसका, मैंने बताया न्यू दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, डायरेक्टर जनरल आशीष भार्गव है इसके। और जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नाडा की, उसके ऊपर अनंत सिंह करके दिया हुआ है, तो एक बार और कंफर्म करके आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा मैं, ठीक है। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। उसके बाद ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, या फिर कुछ टेस्ट हैं, इसके पहले हम ये PDF पढ़ते हैं कि टेस्ट कैसे होता है, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। मैंने एक PDF थी, हाँ यहाँ पर, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है, एक जन कोई भी बोलिए। अ, मैंने स्क्रीन चेंज करी है। ये यस हो सर। रही है। हाँ हाँ, इस पे लिखा हुआ है एथलीट ये डोपिंग। मेथड एंड बेस्ट ऑफ डिटेक्टिंग। नहीं नहीं सर, नहीं, वो शो नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ वो स्क्रीन, वेट अ मिनट। अब शेयर हो रही है। हेलो। यस सर, हो रही है सर, अब ठीक शेयर है। हो रही है। व्हाट टू हाँ एक्सपेक्ट एथलीट डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस। हाँ हाँ, अब ये इंग्लिश में भी दी हुई है और हिंदी में भी दी हुई है, ठीक है। तो ये PDF शेयर कर दूंगा मैं, इसको हम समझ लेते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एथलीट फ्रॉम प्रोसेस, एथलीट टू कम्पीट, हाँ। अब जो भी एथलीट्स compete कर रहे हैं, पेन ले लेता हूँ इसमें यहाँ से मैं। हाँ, जो भी एथलीट्स compete कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, उन सभी के ऊपर एंटी डोपिंग के रूल्स लागू होते हैं, ठीक है। और कैन हैव देयर यूरिन एनी टाइम।
उनका कभी भी यूरिन या ब्लड का टेस्ट हम जो भी अथॉरिटी है वो ले सकती है, इंटरनेशनल फेडरेशन या फिर जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट, वो रेंडमली कभी भी उसका ले सकते हैं। और ये कौन लेता है? डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर लेता है ये टेस्ट, ठीक है। ये कभी भी आपको रेंडमली ले सकते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये अब ये टेस्ट कब होगा? इन कंपटीशन भी हो सकता है, आउट ऑफ कंपटीशन भी हो सकता है। मतलब मान लो आपका टूर्नामेंट चल रहा है, रेंडमली आपको बोला कि आप आ जाइए और सैंपल मांग लिया, तो आपको देना पड़ेगा। आउट ऑफ कंपटीशन भी हो सकता है, मान लो आप घर पे बैठे हो, रेंडमली डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर आपके घर पर आया, उसको अगर आपके डाउट है आपके ऊपर, तो आपके घर पे आया और उसी वक्त आपको सैंपल देना पड़ेगा। जैसा बजरंग पुनिया के घर पर वो गए थे डायरेक्टली किट लेकर के, आप सिंपल दो, रैंडम पहुंच गए थे। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फिर ट्रेनिंग मेन्यू, जहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हो, मान लो आप बॉक्सर हो, आपके बॉक्सिंग के एरिना में प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर सेंटर पे कर रहे हो एक्सरसाइज परफॉर्म, तो वहाँ पर भी आके वो आपसे आस्क कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस रहती है, एथलीट सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी और कहीं पर भी वो आपका टेस्ट ले सकते हैं। मेडल, सबसे पहले तो उनका टारगेट रहते हैं मेडल, मेडल विनर, ठीक है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि इनने मेडल जीता है, तो उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव निकल ही जाता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। जो भी पॉजिटिव निकलते हैं 99% केस में वो मेडल विनर ही रहते हैं। रैंडम, रैंडम मतलब किसी को भी, मान लो कोई एथलीट है, उसकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति रहता है, वो कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा थकेगा, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूस, तो थोड़ा फटीक फील होगा, उसके हाव भाव से हमको दिख जाएगा। तो ऐसा अगर किसी को लग रहा है व्यक्ति कि ये थक ही नहीं रहा है, रेंडमली कुछ हो सकता है इसने परफॉर्मेंस इन्हांस ड्रग्स ली हूँ, तो वो रेंडम। कुछ व्यक्ति टारगेट भी रहते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है लगातार रिकॉर्ड वो ब्रेक करे जा रहा है, तो उसके ऊपर डाउट होता है कि ये कुछ सब्सटेंस तो नहीं ले रहा है, तो उसका भी वो रेंडम टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग टेस्ट भी होते हैं। वो भी टेस्ट में बहुत से अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी मालूम पड़ते हैं। जैसे एक वो थे एथलीट, स्विमर थे, माइकल फेल्प्स। उनकी हार्ट बीट चेक करी तो कंपटीशन के बाद जब उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, तो उनका रेस्टिंग हार्ट रेट 35 बीट्स तक आया था, ठीक है। नॉर्मल पर्सन अगर रहेगा तो उसको डॉक्टर बोल देगा उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो इतने हाई लेवल पे वो ट्रेनिंग करते हैं कि उनकी फिजियोलॉजिकल बॉडी, जो उनके ऑर्गन्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट बन जाते हैं, ठीक है। मान लो हमारी बॉडी को 72 टाइम्स बीट करना पड़ रहा है 5 लीटर ब्लड पंप करने को, उनका हार्ट सिर्फ 35 बार बीट करेगा और इतना ब्लड पंप कर देगा, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी ट्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया आ जाता है। ब्रेडिकार्डिया इसको क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। और एथलीट को हो रहा है तो एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे इसको, ठीक है। और नॉर्मल पर्सन को हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। और ट्रेकिकार्डिया मतलब फिर नॉर्मल 100 से ऊपर पल्स रेट जाना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया आप ध्यान रखना। स्टेप टू नोटिफिकेशन, अब मैंने सिलेक्शन कर लिया, अब मैं उसको नोटिफाई करूंगा, ठीक है। जो भी डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर है वो क्या करेगा? उसको नोटिफिकेशन देगा या उसको कोई भी नोटिस भेजेगा, ठीक है, नोटिफाई करेगा कि आपको इसके ऊपर साइन करना है और आपको डोप टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आ गई रिपोर्टिंग। मोहित मौर्य रेज्ड हैंड, हाँ बोलिए मोहित जी। तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब लोअर हार्ट रेट होता है ना सर? हाँ ब्रेडिकार्डिया का, ये कंफ्यूज हो गया ना, देखो ब्रेडिकार्डिया लग रहा है हाँ, मतलब तो चढ़ रहा 100 है। से ऊपर कैसे जाएगा सर लोअर में? हाँ हाँ, नहीं हायर तो का बोल रहा था मैं, ट्रेकिकार्डिया का बोल रहा था मैं, ट्रेकिकार्डिया का। हाँ, टैकीकार्डिया हायर होता है ना, हाँ टैकीकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया, हाँ वही मेरे को इसलिए बताया, कंफ्यूजन हुआ सर। क्योंकि ओके सर, थैंक ब्रेडिकार्डिया में बी आ रहा है तो ऐसा थैंक लगता है कि यार इसमें बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो नहीं इसमें नहीं बच्चे सर। कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये इसमें लिखा है हाँ हाँ, ब्रेडिकार्डिया मतलब इसमें कम होगा, और ट्रेकिकार्डिया मतलब उसमें ओके सर। बढ़ेगा, ठीक है। हायर और रेट। अगर यही चीज अगर एथलीट को हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया। हाँ, ठीक, थैंक यू सर। ओके ओके। उसके बाद नोटिफिकेशन, हाँ उसको नोटिफाई करना। हम क्या करेंगे? एथलीट को नोटिफाई करेंगे कि आपको सैंपल देना, ये हमने देख लिया। उसके बाद रिपोर्टिंग टू द डोपिंग कंट्रोल स्टेशन। अब जो भी डोपिंग कंट्रोल स्टेशन रहता है जहाँ पर भी आपको सैंपल देना होगा, वहाँ पर आपको जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है। और अगर कोई आपका रीज़न है, वैलिड रीज़न है, तो आपको कुछ समय और दे सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई आपका पर्सनल रीज़न है वैलिड, जो अगर वो मानते हैं तो आपको कुछ समय और दे देंगे कि 1 दिन का समय, 2 दिन का समय उसने दे दिया आपको, ठीक है, कोई अगर वैलिड रीजन है तो। ये भी कौन है? डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर के ऊपर रिलाई करेगा। चूज वेसल, अब जैसा कि जो वेसल रहती है आपको चूज करना है। आप किट आपकी चेक करोगे, आपको ब्लड सैंपल देना है, तो जो किट है वो आपको चूज करना है। आपके मन में ये संशय नहीं रहना चाहिए कि जो किट थी वो अच्छी नहीं थी, या फिर कुछ जो किट्स है वो सही नहीं है, इसके कारण में डोप पॉजिटिव आया। तो आपको सैंपल किट खुद ही चूज करनी रहती है, इस तरीके से सैंपल किट रहती है, आपको चेक करना है वो सही है कि नहीं। बजरंग पुनिया के घर पर आए थे वो चेक करने वाले, तो जो किट थी उसकी वो एक्सपायर्ड किट थी, तो उनने रिपोर्ट भी किया था, बाकी उनका सुना नहीं किसी ने।
जो उनके किट उनको दी थी सैंपल देने के लिए, यूरिन और ब्लड का, तो वो किट सही नहीं थी, वो एक्सपायर्ड थी। ठीक है। तो ये एथलीट का हक रहता है कि वो किट को चेक करे, और जो भी इसमें से एक है वो पिक करेगा, और उसके अंदर फिर वो अपना सैंपल देगा। ठीक है। इफ ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड द एथलीट विल चूज ब्लड कलेक्शन किट सैंपल मेड अवेलेबल। हाँ, जो भी डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर है उससे एक किट लेगा, एक किट चूज करेगा सिंपली वो। ठीक है। इसमें वेसल, वेसल मतलब किट, जिसके अंदर उसका सैंपल कलेक्ट होगा। प्रोवाइड सैंपल, अब फिफ्थ स्टेप में क्या है, सैंपल देगा वो सिंपली। ठीक है। यूरिन का सैंपल दे रहा है, यूरिन भी ए और बी दो कंटेनर में इकट्ठी होती है। ठीक है। ए और बी, 90 ml यूरिन आपको इसमें देना रहती है। ठीक है। और दोनों में डिवाइड हो जाती है, और बचती है एक्स्ट्रा तो वो एक्स्ट्रा वेसल में स्टोर हो जाती है। जो ए वाली है उसको आप, अगर मेल हो तो मेल आपके साथ जाएगा, फीमेल हो तो फीमेल, एक अटेंडर आपके साथ जाएगा, और आपको उस वेसल्स के अंदर यूरिनेट करना है, और आपके हाथ से ही उसको सील पैक करके जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है, ड्रग कंट्रोल, ये डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर है, उसको देना है। और जो ए सिंपल है उसको आप खोलोगे, उसकी जांच होगी, और अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। ठीक है। और जो ये बी वाला सिंपल है, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाता है। ठीक है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अगर आपने कोई एडवांस टेक्निक का यूज करा है जो आज के टेक्नोलॉजी उसको पकड़ नहीं पा रही है, और आज आज से 8 से 10 साल बाद कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है जो उसको डिटेक्ट कर सकती है, तो ये उसके लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए सैंपल रखा जाता है। ठीक है। जैसे जो 2012 में योगेश्वर दत्त का ब्रॉन्ज मेडल लगा था, और जिसका गोल्ड मेडल लगा था, तो वो कुछ एडवांस, रशिया का था वो एथलीट, कुछ एडवांस लेवल की टेक्निक यूज कर रहा था। वो उस समय की टेक्नोलॉजी पकड़ नहीं पा रही थी, बाकी 2018 में वो जो उसका बी सैंपल था वो पॉजिटिव पाया गया। फिर जो योगेश्वर दत्त थे जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, उनको सिल्वर मेडल दे रहे थे। बाकी जो एथलीट था गोल्ड मेडल वाला, उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उसने बोला कि अब उस एथलीट की डेथ हो गई है तो मैं मेडल नहीं लूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो मेडल है गोल्ड, जो सेकेंड फर्स्ट प्लेस है वो, जो गोल्ड मेडल है वो सिल्वर वाले को मिल जाता है, सिल्वर मेडल वाले को फिर इस तरीके से वो एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। जो फोर्थ पोजीशन वाला है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो इस तरीके से दो किट में सैंपल लेते हैं, ए और बी में, और फिर आगे वॉल्यूम ऑफ यूरिन, जैसा मैंने आपको बताया 90 ml यूरिन आपको उसमें यूरिनेट करनी रहती है। उसके बाद स्प्लिट द सैंपल, अब स्प्लिट को सैंपल करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, दो बॉटल में ए और बी, दो बॉटल के अंदर यूरिन को करेंगे, एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाएगा, और एक जो है वो चेक कर लेंगे। ठीक है। उससे लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। स्प्लिट द सैंपल, सील द सैंपल, अब आपको क्या करना है, आप ही को अपने हाथ से वो जो सैंपल है उसको पैक करना है। ठीक है। और फिर ड्रग कंट्रोल, डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर को वो देना है। 8th नंबर की प्रोसेस हो गई। मेजरमेंट, मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब इसके भी कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स रहते हैं। ठीक है। अगर आपके यूरिन है उसमें वो टेस्ट के लिए वैलिड नहीं है, या फिर उससे उस अमाउंट जो आपने यूरिनेट किया है उससे जो भी टेस्ट है वो नहीं हो पा रहा है, इसमें भी कुछ रिएक्शंस होती है। मान लो ये आपकी यूरिन है, इसके अंदर कुछ केमिकल वो डालेंगे, फिर वो रिएक्शन होगी केमिकल की, फिर वो सब्सटेंस निकल के आएगा। तो अगर वो आपका सैंपल सही नहीं है, तो वो एक बार फिर से आपसे सैंपल ले सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से वो सैंपल ले सकते हैं, अगर उनकी जो नॉर्म्स है और जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो वो फिर से एक बार आपसे सैंपल ले सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं उसकी। ठीक है। ये भी टेक्निकल टर्म्स है, जो साइंटिस्ट रहते हैं लेबोरेटरी में वो टेस्ट करते हैं। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके उसके अंदर यूरिन के अंदर नहीं है, और टेस्ट नहीं हो पा रही प्रॉपर, तो फिर से आपसे वो एक बार सैंपल मांग सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन ब्लड सैंपल, अब मैंने पहला क्या बताया था, यूरिन, और दूसरा तरीके से वो क्या करते हैं, सिंपली ब्लड का आपका वो ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे वो। ठीक है। इसमें भी वही है, वेनी पंचर, मतलब जो भी आपका हाथ है उसको वो क्लीन करेंगे, जिस तरीके से हम सिरिंज से इंजेक्शन लगाते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। आपकी स्किन को क्लीन करेंगे, और पंचर साइट मतलब वही, आप आपके हाथ से आप पहले आओगे, 10 मिनट शांति से बैठोगे, उसके बाद आपका ब्लड सैंपल वो लेंगे। ठीक है। ब्लड कलेक्शन ऑफिसर आपका ये ब्लड सैंपल लेगा। उसके बाद 9.1, ये सेकेंड स्टेप है, बीसीओडी विल ड्रॉ ब्लड फ्रॉम एथलीट एंड फिल ट्यूब विथ रिक्वायर्ड ब्लड। हाँ, इसमें भी किट मिलेगी आपको, देखो इसमें भी आपको किट चूज करना है कि जो आप जिसमें सैंपल दे रहे हो वो किट सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ऑलरेडी उसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, आपके साथ साजिश हो रही हो। ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो। ये भी विवाद हुआ था, जो नरसिंह यादव है, जो 2016 ओलंपिक में इनका विवाद हुआ था। ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, 2016 में विवाद हुआ था,
उनने बोला था मेरे खाने में किसी ने या फिर कुछ किट वगैरह में किसी ने मिला दिया था, कुछ मिला हुआ था, इस वजह से मैं डोप पॉजिटिव आया। तो थोड़ा भी बहुत बहुत लंबा विवाद चला था वो। तो ये भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेटेस्ट कुछ अपने इंडिया के ये हैं। तो वो फिर डोप पॉजिटिव पाए गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने नाडा ने तो क्या करा, नाडा ने तो उनको अलाउ कर दिया, पास कर दिया कि इसने डोप नहीं लिया है। बाकी जब वो रियो ओलंपिक में गए 2016 में, तो वाडा ने क्या करा, उनका सैंपल लिया और उसको पॉजिटिव बता दिया रियो ओलंपिक में जब गए थे। तो फिर उनको वहां से कंपटीशन से नरसिंह यादव को बाहर कर दिया था। फिर 74 कैटेगरी हमारी जो है ब्लैंक गई थी, सुशील कुमार भी नहीं जा पाए थे उसमें और नरसिंह यादव भी नहीं जा पाए थे, ठीक है। उसके बाद अभी एक तेजिंदर पाल सिंह थे, एक शॉर्ट पुटर थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर ही बैन लगा था। ऐसे कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल ये आ सकते हैं। और उसके बाद एक कॉमनवेल्थ में या फिर एशियन गेम्स में भी हमारा एक मेडल कम हो गया था, सर ने बताया था वीडियो में, कभी आपने ध्यान दिया हो तो। वो भी एक केस था। तो आपको ध्यान रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये डोपिंग से रिलेटेड है और डोपिंग टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो कुछ रिसेंट केसेस आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद फॉर अ ड्राइड ब्लड स्पॉट्स एनालिसिस, हाँ, ड्यूबी एनालिसिस, इसमें भी हम एक पीडीएफ हिंदी में भी दी होगी। ये प्रोसेस है, शॉर्ट में आप एक बार देख सकते हो इसको। एथलीट सिलेक्शन, ये सब प्रोसेस शॉर्ट में लिखी हुई है, क्या प्रोसेस होती है आपको सीक्वेंस में दे सकते हैं, ठीक है। पहला आपको दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको ये दे दिया, फिर तीसरा ऑप्शन आपको ये दे दिया, फिर चौथा ऑप्शन आपको ये दे दिया। फिर आपको बोला इसको सीक्वेंस में अरेंज करो। जो डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस होती है उसका सीक्वेंस क्या रहता है, उसको अरेंज करो। तो आपको ये अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले एथलीट का सिलेक्शन आएगा, फिर उसको नोटिफाई करेंगे, फिर डोपिंग कंट्रोल स्टेशन पे वो जाएगा, फिर अपनी ब्लड वेसल, वो अपनी वेसल जिसमें वो जिसको उसको जो ब्लड सैंपल देना है वो किट चूज करेगा, ये आ सकता है, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद हमको ब्लड वाला दिखना था। सिलेबस सिलेबस में स्पेशली दिया गया है प्रतियोगिता के दौरान डोप टेस्ट। तो इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो इससे अपना सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। सभी स्टेप्स को ध्यान से स्टेप वाइज लिखी हुई है, नोट कर लेना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो। हाँ, इसमें किसी भी तरीके का अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो। ये इसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो ये मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब ब्लड डोपिंग में भी वही होगा, आप अपनी किट चूज करोगे, फिर दो नमूने लेगा वो, एक ए और एक बी, दो सैंपल उसमें आप कलेक्ट होगा, दो सैंपल, ठीक है। फिर एक टेस्ट हो जाएगा रेंडम, एक उसी समय टेस्ट हो जाएगा, और बी वाला सैंपल फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप पढ़ लोगे तो ये सफिशिएंट होगी। मैंने इसको बहुत प्रिसाइज फॉर्म में बताया, जैसे जो ये पीडीएफ है इसमें तो बहुत यही सब आपको मैंने बताया है। बहुत लेंदी दिया हुआ है चीज़ें, जैसे ये कुछ सब्सटेंस पूरे कंपटीशन में इन और आउट ऑफ कंपटीशन, मतलब कंपटीशन के वक्त भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो और आउट ऑफ कंपटीशन भी यूज़ नहीं कर सकते हो। इन सब चीज़ों को मैंने एकदम प्रिसाइज करके आपको, और ये कुछ टेस्ट होते हैं इसके, ठीक है। एथलीट्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट होता है, ये लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करता है आपके ब्लड मार्क्स की। इसमें क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपका काउंट होता है, हिमेटोक्राइट और ये सब चीज़ें इसमें काउंट होती है। एक ईपीओ टेस्टिंग होता है, इरेंथ्रोपोइटिन टेस्ट। इरेंथ्रोपोइटिन एक ड्रग्स होता है जिसको अगर आप बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो तो उससे आपकी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको भी टेस्ट करने के दो तरीके रहते हैं, ब्लड यूरिन टेस्ट, ठीक है। एक फ्लो साइटोमेट्री रहता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिटेक्ट करता है। एक डीएनए टेस्टिंग रहती है,